हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास विभव कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र जो कक्षा 10 के लिए जारी किया गया दोस्तों जैक की तरफ से जो 5 सेट आया हुआ है, तो आज हम लोग पहला सेट का सोशल साइंस का हम लोग देखने पूरा रिव्यू करने वाले हैं दोस्तों। और सभी एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको मैं बताऊँगा। और जो 7 दिसंबर से एग्ज़ाम होने वाला था फर्स्ट टर्म का, तो उस पर जो सिलेबस दिया है दोस्तों 10th क्लास का, जो इस बार सिलेबस चेंज हुआ था उसी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो आपका ये मॉडल सेट दिया हुआ था ताकि आपको एक अनुमान लग जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं दोस्तों। तो आज हम लोग सेट 1 का सोशल साइंस को हम लोग आज पूरा रिव्यू करने वाले हैं। आप देख सकते हैं मॉडल प्रश्न पत्र दिया हुआ है 2021-22 और प्रथम सार्वत्रिक मतलब फर्स्ट टर्म का एग्जाम होने वाला है दोस्तों, फर्स्ट टर्म का। और पूर्णांक इसमें 40 है और 1 घंटा तो इसमें 1.5 घंटा दिया हुआ है। कुल प्रश्न आपके 40 आएंगे और सभी प्रश्नों के उत्तर एकदम अनिवार्य हैं दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है, मतलब 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है और 40 अंक है दोस्तों। उसके बाद प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प भी हैं, सही उत्तर का विकल्प है। गलत उत्तर के लिए अगर आप गलत उत्तर भी देते हैं तो आपके कोई अंक काटे नहीं जाएंगे दोस्तों, तो ये एक बेनिफिट रहेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से सोशल साइंस, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से पिक किया गया है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो आपका पहला चैप्टर ही वही है दोस्तों। तो फ्रांस की क्रांति आपको मालूम है कि 1789 में हुआ था, जब वहाँ पे लुई 16वां का शासन था। तो लुई 16वां का शासन था दोस्तों, तो वहाँ पे फ्रांस की क्रांति हुई 1789। तो घ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर है सेकंड क्वेश्चन कि सामाजिक उपबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी। तो आप जब एनसीईआरटी अगर आप किताब पढ़ते होंगे तो आपको वहाँ से तुरंत आंसर मिल जाएगा दोस्तों, आप तुरंत आंसर खोज सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी बुक को पढ़ना। तो इसका आंसर है आपका रूसो। तो रूसो ने क्या किया था, रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक लिखा था दोस्तों। फिर आपका थर्ड में है यंग इटली सोसाइटी की स्थापना। तो आप जब जूसेपे मेजिनी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको सारा मालूम चल जाएगा। तो ख नंबर इसका सही है। उसके बाद आपका फोर में क्या है कि इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ख 1861 ईस्वी में। आप जानते हैं ओटोमन बिस्मार्क थे जिन्होंने इटली का एकीकरण को पूरा किया था, तो वो 1861 के दरमियान में किया गया था दोस्तों। फिर आपका शुल्क संघ जोल्वे राइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी। तो जोल्वे राइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी, प्रसा के। तो आपका प्रसा में मतलब 5 का क हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 6 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो ये दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जो जालियांवाला बाग एक है पंजाब में, वहाँ पे सैफुद्दीन किचलू वगैरह जो शामिल थे और जनरल डायर ने वहाँ पे निहत्थे लोगों पे गोली चलाने का आदेश दे दिया था दोस्तों, 13 अप्रैल 1919। उसके बाद है 7वां नंबर, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना महात्मा गांधी ने किया और राष्ट्रपिता ने किया था। फिर आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था। तो इसको बाल गंगाधर तिलक ने कहा था दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक। फिर 9वां नंबर पे आपका कि ब्रिटिश सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि किसको सम्मानित किया। जो ब्रिटिश इंडिया की सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, कैसर हिंद कहा गया था किसको। तो श्रीमती इंदिरा गांधी महात्मा गांधी को कैसर हिंद कहा गया था दोस्तों। फिर आपका सीमांत गांधी किसे कहा था। सीमांत गांधी का उपाधि मिला है खान अब्दुल गफ्फार खान को। फिर 11 नंबर क्वेश्चन में है, अब आपका ज्योग्राफी हिस्ट्री का क्वेश्चन लगभग खत्म हो चुका है दोस्तों। हिस्ट्री में 10 क्वेश्चन आपके आए थे। फिर अब ज्योग्राफी पे हम लोग आते हैं। ज्योग्राफी में क्या दिया हुआ है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर होते हैं जैव और अजैव, यानी 2 संसाधन होते हैं, जैव प्लस अजैव। तो आपका 2 जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सही हो जाएगा, 11 का क। फिर है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो निम्नीकरण का मतलब होता है कि जैसे बहुत ही कम भूमि है वहाँ पे, तो वनीकरण और निम्नीकरण, ठीक है दोस्तों। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है कि अधिक सिंचाई, बहुत ज़्यादा सिंचाई किया जाता है पंजाब में, नहरों का राज्य कहा जाता है पंजाब को। तो वहाँ से अधिक सिंचाई की वजह से ये निम्नीकरण, भूमि निम्नीकरण में बदल चुका है दोस्तों। फिर 13 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि पृथ्वी सम्मेलन
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही राइट ऑप्शन हो जाएगा 1992, यानी का आंसर सही है इसका। फिर 14 नंबर पे है आपका कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? तो आप जानते हैं कि काली मृदा का क्षेत्र हमारा प्रायद्वीपीय पेनिसुलर इंडिया में है। तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं महाराष्ट्र वाले जो एरिया है उसमें तो काली मिट्टी है, मध्य प्रदेश में भी है दोस्तों, और गुजरात वाले एरिया में भी है साइड में यहाँ पे। तो किस में नहीं है? राजस्थान में आपका काली मृदा नहीं पाई जाती है। और काली मृदा को क्या कहते हैं दोस्तों? काली कपासी मिट्टी कहते हैं, और इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है दोस्तों। ये चीज़ फैक्ट आप याद रखिएगा। फिर आपका 15 नंबर क्वेश्चन में है कि इनमें कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है दोस्तों? तो देख सकते हैं कि मतलब प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात का ह्रास कैसे होता है दोस्तों? जब बृहद स्तरीय परियोजनाएं जब लागू होती है तो बहुत सारे चीज़ों को विस्थापित कर दिया जाता है, जिसमें या तो फिर आपका वनस्पति को काटा जाता है। जैसे रेलवे ट्रैक है, तो रेलवे ट्रैक बनाने के लिए बहुत से वनस्पति को काटा जाता है दोस्तों। उसके बाद कुछ ऐसे बहुउद्देशीय परियोजनाएं लाई जाती है जिससे बहुत से प्राणी जात को भी विस्थापित होना पड़ता है। तो आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित जब किया जाता है तो भी वनस्पति जात को प्रॉब्लम होती है, ये भी कट जाएगा। फिर तीव्र औद्योगिकरण, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है और शहरीकरण अर्बनाइजेशन होता है तो बहुत सारे प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात को खत्म कर दिया जाता है। तो कृषि का प्रसार, तो इसका सही कारण नहीं है। तो आपका 15 का क हो जाएगा कृषि प्रसार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप जल्दी से शेयर कर दीजिए दोस्तों। आप लोग बहुत कम शेयर करते हैं, ये गलत बात है। फिर आपका 16 नंबर पे हम लोग आएंगे। तो बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1973। ठीक है, 1973। फिर आपका क्या, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है? तो इसमें आपका हो जाएगा संकटाग्रस्त। ठीक है, उसके बाद दुर्लभ जातियां भी हो जाएगा, लुप्त जातियां भी, मतलब इसका आंसर आपका ख हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी। ठीक है, फिर 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सिरी फोर्ट क्षेत्र, तो सिरी फोर्ट क्षेत्र एक था दिल्ली में, सिरी फोर्ट मतलब सिरी किला की में जल की सप्लाई के लिए हौज का खास निर्माण करवाया था दोस्तों। इसमें आपका सारा क्वेश्चन गलत दिया हुआ है दोस्तों। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इसको करवाया था दोस्तों। ठीक है, खिलजी में तो चंद्रगुप्त भी नहीं होगा, अशोक भी नहीं होगा, इल्तुतमिश, तो इसको आप पेंडिंग में रख दीजिए। अगर खिलजी ऑप्शन रहता है तो खिलजी आपका आंसर हो जाता है दोस्तों। फिर 19 नंबर, तो निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है दोस्तों? एक चीज और देख लीजिए दोस्तों कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं उसके ऑप्शन है बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहाँ जल की कमी होती है। ये तो एकदम सही है दोस्तों, क्योंकि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को ला कर ही जल की पूर्ति की जाती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। फिर बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है, ये भी ऑप्शन राइट है दोस्तों। क्यों? क्योंकि कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं ऐसी होती है जिसपे डैम का निर्माण किया जाता है और बाढ़ पर काबू पाया जाता है दोस्तों। फिर बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है, आजीविका को खत्म कर सकती है, ये भी सही है दोस्तों। उसके पक्ष में क्या तर्क नहीं दिया गया? तो बहुउद्देशीय परियोजना हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है, ये चीज नहीं होगा। तो आपका घ नंबर सही हो जाएगा, राइट ऑप्शन घ हो जाएगा। फिर 20 नंबर पे हम लोग आते हैं, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसमें जीके का भी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको आराम ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। और एक नज़र आप ये भी देख लीजिएगा किस नदी पे कौन सा बांध बनाया गया है, इस पे आप देख लीजिएगा। लूसेंट पे आपको पूरा कंप्लीट मिल जाएगा, तो लूसेंट आप पढ़ के भी जाइएगा, वहाँ पे नर्मदा हो जाएगा आपको सही आंसर। 21 नंबर पे क्या है कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? मतलब कह रहा है क्वेश्चन कि अगर किसी देश को आप डेवलपमेंट कहना चाहते हैं, डेवलप्ड देश कहना चाहते हैं, तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है? तो प्रति व्यक्ति आय, इसमें होगा कि प्रति व्यक्ति आय जिसमें कि प्रत्येक साल में हर साल में आदमी एक कितना आय कमा रहा है दोस्तों, एक आदमी। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। उसके बाद औसतन साक्षरता दर, तो आपका लिटरेसी रेट भी आपका पिक किया जाएगा, उसमें लिटरेसी रेट भी देखा जाता है। और लोगों के स्वास्थ्य मतलब हेल्थ की जो स्थिति है, हेल्थ का सिचुएशन भी इसमें वेरी करता है। तो आपका इसमें तीनों ऑप्शन सही है, यानी घ नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 22 पे हम लोग आते हैं। तो 22 पे क्या दिया हुआ है, मान लीजिए किसी देश में 4 परिवार है, ठीक है, और इन परिवारों के प्रति व्यक्ति है 5,000 रुपया है टोटल का। ठीक है, तो 5 चौक 20 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, 4 है तो 20,000 कंप्लीट हो जाएगा।
20,000। उसके बाद क्या, अगर 3 परिवारों के है 4,000, 7,000 और 3,000, तो 4 और 7 11 और 3 14,000 हो गया दोस्तों। तो 20,000 में हम लोग 14,000 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा, 6,000 आ जाएगा और 6,000 ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, तो घ आपका सही हो जाएगा। फिर क्या है 23 में, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो स्वास्थ्य, हेल्थ को भी देखती है, प्रति व्यक्ति आय को भी देखती है और लिटरेसी को भी देखती है, यानी ऑप्शन घ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग 24 नंबर पे आते हैं। तो 24 नंबर में क्या दिया हुआ है कि एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1,000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाली बच्चों की संख्या को क्या कहते हैं, शिशु मृत्यु दर कहते हैं। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन जो आएंगे, शिशु मृत्यु दर, जन्म दर, मृत्यु दर, इस सब को आप, और मातृत्व मृत्यु दर, औसतन जन्म दर, ये सबको आप बढ़िया से डिफाइन कर लीजिएगा। सभी का डेफिनेशन आपको आना चाहिए दोस्तों, तभी आपके आंसर बन पाएंगे। फिर 25 में क्या दिया हुआ है कि वनोत्पाद का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है। तो आप जानते हैं कि इस टाइप के जो भी काम आते हैं, कृषि, आखेटक, वनों से उत्पाद इकट्ठा करना, ये सब हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज में आते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज में आते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर है क्या, वे क्षेत्र जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं, वे उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है, क्या कहलाते हैं। तो संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में क्या है कि आपको क्षेत्र सरकार पंजीकृत होते हैं दोस्तों। संगठित क्षेत्र आपके पंजीकृत होते हैं और असंगठित क्षेत्र पंजीकृत नहीं होते हैं, बस आपको इतना याद रखना है। फिर क्या है नेक्स्ट में कि रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 ठो भाई हैं। ठीक है दोस्तों। और रमेश खेती करता है, यानी वो प्राथमिक कार्य करता है। सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है। नरेश एक शिक्षक है और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। ठीक है, इनमें से किस कार्य का सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, सेवा क्षेत्र में क्या क्या आएगा, रमेश खेती में काम करता है, ये तो प्राथमिक आ जाएगा। सुरेश किसी फैक्ट्री में काम करता है, ये भी नहीं होगा दोस्तों। फिर नरेश एक शिक्षक है और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर। देख सकते हैं आपके सेवा क्षेत्र का काम किसका है, नरेश का जो शिक्षक है, और राकेश, तो आपका ग नंबर सही हो जाएगा। फिर रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है, वह रोजगार की गारंटी देने वाला सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को कितने वर्ष में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी मिलेगी। तो 100 दिन का दोस्तों। एमजी नरेगा जो है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम में 100 दिन का रोजगार दिया जाता है और ये 2005 में लागू किया गया था। आपसे इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि नरेगा को कब पंजीकृत किया गया, तो 2005 ईस्वी दोस्तों। ठीक है, आपको ये भी ध्यान में रखना। फिर 29 नंबर का क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं। तो 29 नंबर पे क्या है, एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं। इसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कुल वृद्धि नहीं हुई। कारण की परिस्थिति को उसकी श्रेणी में रखा जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये मौसमी बेरोजगारी का उदाहरण है। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी की, इसमें कुछ मौसम में काम करने मिलता है आदमी को और कुछ मौसम में काम करने नहीं मिलता है। फिर आपका 30 नंबर में क्या है कि अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है। तो दोहरी गणना की समस्या से बचाने के लिए ख नंबर आपका सही हो जाएगा। फिर क्या है 31 नंबर। तो 31 नंबर पे हम लोग क्या देखेंगे, अच्छा अब आपका सिविक्स का क्वेश्चन आ गया है, सिविक्स। ठीक है, यानी पॉलिटी दोस्तों, सत्ता की साझेदारी वगैरह जो है वो चीज। तो सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो यह हो जाएगा, यह अस्थिरता में आपसी फूट को बढ़ाती है, ग नंबर। ठीक है, उसके बाद निम्न में कौन बेल्जियम की एक भाषाई समूह नहीं है। तो जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि स्पेनिश वहाँ पे नहीं चलता। ठीक है, बेल्जियम जो है, बेल्जियम जो कंट्री है यूरोपियन महाद्वीप में, उसमें फ्रेंच चलता है, डच भी चलता है और जर्मन भी चलता है, तो स्पेनिश नहीं चलता दोस्तों, ये उसका आधिकारिक समूह का भाषा नहीं है। ठीक है, फिर 33 में स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया। तो श्रीलंका में तमिल और सिंहली समुदाय के लोग रहते हैं अधिकतर, लेकिन वहाँ पे सिंहली को जब हमारा ये श्रीलंका जब स्वतंत्र राष्ट्र बना था तो वहाँ पे सिंहली समुदाय को ज़्यादा मान्यता दी गई और वही राजभाषा घोषित किया गया था दोस्तों। फिर आपका 34 है। तो 34 अभी आपका श्रीलंका से ही रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। तो अब देख लेते हैं आगे का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। जो हमारा
नीचे का जो पार्ट है यहाँ पे श्रीलंका है दोस्तों, जो एक द्वीपीय देश है। ये कब स्वतंत्र हुआ था? तो 34 का आपका हो जाएगा 1948 दोस्तों, ठीक है। घ नंबर हो जाएगा 1948 में ये स्वतंत्र हुआ था यूरोपियन कंट्री से। यूरोप की जो कंट्री थी वो श्रीलंका को अपना उपनिवेश बना के रखी थी। उपनिवेश किसको कहते हैं दोस्तों? गुलाम को, ठीक है। तो गुलाम जो था मतलब श्रीलंका जो था 1948 तक गुलाम रहा था और 1948 में वो आज़ाद हो गया था। तो उसके बाद वहाँ पे सिंहली को राजभाषा घोषित किया गया था। तो आपको इतना बात याद रखना है। फिर 35 में हम लोग आएंगे। तो 35 में क्या दिया गया है कि निम्न में कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? यहाँ सरकारें दो या दो थी। संघवाद किसको कहते हैं? जहाँ दो या दो से अधिक सरकार होती है। जैसे भारत में भी संघवाद है, क्योंकि यहाँ पे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार है। 3 प्रकार की सरकार है, इसको संघवाद कहते हैं। तो ये आपका नहीं होगा। फिर अलग अलग स्तर के सरकार के एक नागरिक भी नहीं होगा दोस्तों। तो विभिन्न स्तरों के सरकारों के अधिकार से संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते। ये आपका हो जाएगा विशेषता नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमारे पास विभिन्न स्तर की जो सरकार होती है उसके अधिकार क्षेत्र सीमित हो दिए जाते हैं और उसमें अधिकार को भी और स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाता है। फिर आपका 36 में है कि निम्न में भारत की अनुसूची भारत के रूप में शामिल नहीं है कौन सा भाषा? ठीक है, तो ये अरबी हो जाएगा, क्योंकि भारत में मैथिली भी बोला जाता है। जैसे बिहार के कुछ एरिया में, असम में असमिया चलता है और संथाली तो हमारे झारखंड में भी चलता है, ठीक है। तो आपका अरबी, यहाँ पे अरबी नहीं चलता दोस्तों। तो आपका 36 का क हो जाएगा सही। फिर 37 में हम लोग आ जाते हैं। 37 में क्या दिया गया? निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? तो राज्य सरकार राज्य सूची, ठीक है। केंद्र सरकार संघीय सूची, ये भी सही है। केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची, एकदम सही दोस्तों। तो घ नंबर हो जाएगा सही। स्थानीय सरकार, अवशिष्ट सरकार, ठीक है। तो घ आपका हो जाएगा 37 का घ। फिर 38 में आ जाते हैं। तो 38 में क्या दिया हुआ है? भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका ख नंबर हो जाएगा। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया, ठीक है। फिर आपका 39 में हम लोग आ जाएंगे। तो 39 में क्या दिया हुआ है दोस्तों? सुमेलित करना, ठीक है। तो वर्ग विशेष के हित का समूह, फिर सही दिया हुआ है। फिर राजनीतिक दल भी सही दिया हुआ है। ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने की गरज से लोगों को लामबंद करते हैं, ये भी सही है। आंदोलन, ये भी सही दोस्तों। दबाव समूह वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। राइट आंसर आपका यही सुमेलित नहीं है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि दबाव समूह राजनीति में सीधे भाग नहीं ले पाता है दोस्तों, ठीक है। तो आपका हो जाएगा घ नंबर। उसके बाद 40 में है निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? 40 नंबर। तो 40 का ख जो है ना, खाद्य विक्रेताओं का संघ, ये दबाव समूह नहीं है दोस्तों। तो आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। तो आज हम लोगों ने सोशल साइंस को दोस्तों डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो सोशल साइंस के इस कड़ी में आज हम लोग सेट 1 देखे हैं। जब जैसे टाइम मिल जाएगा दोस्तों, हमने सेट 2, सेट 3 और सेट 5 तक हम लोग सोशल साइंस पहले कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग सेट 1 का मैथ देखेंगे दोस्तों, मैथ, फिर सेट 5 तक मैथ को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग साइंस पे आएंगे दोस्तों धीरे से। फिर साइंस में जब आएंगे तो सेट 1, सेट 2 और सेट 1 से लेके 5 तक इसको लगातार सोल्व कर लेंगे दोस्तों। तो बस आप लोग चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, ताकि जो भी स्टूडेंट जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं वो अपनी तैयारी को एक पुख्ता अंजाम दे सके दोस्तों, ताकि उनके बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर आपसे एक अच्छे वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। और जो ओमिक्रॉन आया है कोविड वाला, तो उसका ध्यान रखिए और अपने प्रियजनों का भी ध्यान रखिए दोस्तों। और बस आपसी प्यार बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए वीडियो को दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।